मुझे माफ़ करो, मैं पहले ही इनसे बहुत इज्जत अफजाई करवा चुका हूँ और वैसे भी जब से घर छोड़ा इन गलियों में जाना भी छोड़ दिया। हाजिक मुस्कुराते हुए बोला, पहले की बात और थी, इस सब के लिए आई एम सॉरी, लेकिन अब की बार मॉम डैड ने अपनी खुशी से तुम्हें बुलाया, इसलिए किसी कसम का एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। हमाद घूरते हुए बोला तो हाजिक ने खामी भर ली। और कुछ जनाब, वो मुस्कुराते हुए हमाद के बाल खराब करते हुए बोला, जो दिन बददन अपने हर अमल से अपनी मोहब्बत से इसकी ज़ात को मुतबिर करता जा रहा था, क्योंकि इसे अच्छे से अंदाज़ा था पिछले का सालों से इसके हिस्से की लड़ने वाली जंग आज वो अपने वालिदैन से जीत चुका। हम एक और अहम बात भी तुम्हें बतानी है। हमाद सर खजाते हुए बोला, बताओ फिर देरी किस बात की। अब की बार वो दोनों मेन गेट से हटकर यूनिवर्सिटी के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। वो कल जब हम तुम्हारे घर पर थे तो मॉम डैड सफ़ायर के घर गए थे, और टेक्निकली आज मेरा बुरा दिन है। यकदम इसके चेहरे पर मुस्कीनियत छिलकने लगी तो हाजिक की बेसाख्ता हंसी निकल गई। अब तेरा किया होगा कालिया। हाजिक इसके चेहरे पर हाथ फेराते हुए बोला, यार मुझे कहीं अपने परों में छुपा लो, वो हसीन चुड़ैल मेरा कत्ल करने के पूरे इक़दामात करके आई होगी। हमाद यकदम हाजिक का हाथ थामकर आगे पीछे देखने लगा, कहीं सफ़ायर तो नहीं खड़ी। ये सब तुम्हें प्रपोजल भेजने से पहले सोचना चाहिए था। वो हंसी दबाते हुए बोला, हाजिक मुझे ऐसा महसूस हो रहा जैसे इस दुनिया में आज मेरा आखिरी दिन है, इसलिए तुम एक मरते हुए इंसान की आज के दिन बहुत कदर करो, इसकी हर ख्वाहिश को आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरा करते जाओ। वो गिरावनर से गुजरकर अपनी मखसूस जगह एडमंड बलाक के सामने जा बैठे। इस तरह की बकवास करने पर मैं तुम्हारा मीना तोड़ना ज़्यादा पसंद करूँगा। वो इसे धक्का देकर खुद से दूर करते हुए बोला। हाजिक भाग वो आ गई। हमाद जो खुद को गिरने से बचा रहा था, सामने से आती सफ़ायर को देखकर बेइख्तियार ऊंची आवाज़ में बोला, भागने की मुझे नहीं, तुम्हें ज़रूरत है। मुसीबत में अपने भाई को अकेला छोड़ने पर मेरे आने वाले बच्चे तुझे बद्दुआएं देंगे। पहले तुम बच्चों की मुँह से तो निमट लो, बल्कि अपनी धुलाई करवा लो। बाकी जो बाद में बचे होंगे इनको मैं संभाल लूँगा। वो मुसलसल अपनी बेसाख्ता हंसी से लोटपोट हो रहा था जब हमाद हंसते हुए हाजिक के कंधे पर मुक्का रसीद करके वहाँ से भाग निकला। सफ़ायर तुम्हारा शिकार यहीं है। हाजिक निहायत संजीदा अंदाज अपनाते हुए क्लास में दाखिल होती बिखरी हुई सफ़ायर से मुखातब हुआ, जो पहले ही एडमंड बलाक की सीढ़ियों से हमाद के भाग जाने पर आग बबूला थी। याद रखना बेटा, अब तो नहीं बचता मेरे हाथों से। वो यकदम नीचे से आठकर सीना तानकर खड़ा हो गया, जैसे सारी कश्तियाँ जलाकर मैदान में उतरा हो, जबकि क्लास में मौजूद बाकी तमाम नफूस तजस्सुस से 8वीं सेमेस्टर की धमाकेदार शुरुआत देख रहे थे। तुम घटिया इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सफ़ायर कंधे पर डाला बैग पहली लाइन में रखी करसीम पर फेंक कर हमाद की तरफ लपकी। मैं तो चाहता ही यही हूँ कि तुम मुझे कभी ना छोड़ो। हमाद भड़की हुई आग को मजीद हुआ देते हुए वहाँ से भागकर रोस्टरम के पास जा टका, जबकि हाजिक मुसलसल अपने पीठ पर हाथ रखे हंसता चला जा रहा था। मैं तुम्हारा मीना तोड़ दूंगी अगर अब तुमने मजीद बकवास की। वो दोनों क्लास में सबसे लापरवाह टॉम एंड जेरी की तरह औधम मचा रहे थे। बेशक मीना तोड़ लो, मगर दिल ना तोड़ना। अब की बार हमाद चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए सीने के बाएं जानिब हाथ रखते हुए मासूमियत के सारा रकारत तौरता हुआ बोला। इसके इन अल्फाज पर क्लास में यकदम हूटिंग की आवाज़ गूंजी। पहले तुम्हारा कत्ल करना मुझ पर वाजिब था, लेकिन अभी और उसी वक्त से ये मुझ पर फ़र्ज करार दे दिया गया। सफ़ायर क्लास को नज़रअंदाज करके बरुकत पाँव में पहने खसे को हाथ डालते हुए बोली, हाँ तेरी। हमाद उसका इरादा भानपते हुए क्लास का दरवाज़ा खोल कर कॉरिडोर की तरफ बढ़ा तो बरुकत पड़ने वाले सफ़ायर के जूते के निशाने से खुद को बचाकर गहरा सांस लिया और मौका मिलते ही पाँव मारकर सलाखों से जूता गिरावनट में गिरा दिया। मुझे जूता ला कर दो। वो अपने दोनों हाथ कमर पर टकाए गुस्से से बोली, जहाँ तक मुझे याद पड़ता अभी कुछ वक्त पहले तक तुम मुझे मार खाने को दौड़ रही थी, अब अचानक से जूतों की फरमाइश। लड़की अपनी स्पीड आहिस्ता रखूं, अभी ना हमारी मंगनी हुई ना निकाह, और शादी का तो दूर दूर तक पता नहीं, तो फिर किस हक से या इतने रूप से फरमाइशें कर रही हो। वो आँखें पटटा कर बोलता हुआ ये
सोचकर वापस क्लास के अंदर चला आया, कहीं सारी यूनिवर्सिटी के सामने धुलाई ना हो जाए, जबकि अब की बार हाजिर के साथ साथ बाकी पूरी क्लास भी इस टॉम एंड जेरी के खेल से लतीफ अनदूज हो रही थी। हमाद सफ़ायर चीखते हुए इसके पीछे क्लास में दाखिल हुई और साइड पर खड़े हंसते हुए दाऊद के हाथ से फोल्डर हत्या कर हमाद पर टूट पड़ी। एक मिनट मेरी बात तो सुनो। जूं ही इसके सर पर रजिस्टर पड़ा, वो फौरा से हाथ खड़ा किए सफ़ायर को मजीद मारने से बाज रखने लगा। बकू, वो आँखें दिखाती हुई बोली, देखो मैं कह रहा था ऐसे लड़ने झगड़ने से क्या फ़ायदा। अम्मिल बैठकर आराम से मुज़ाकरात करते ही शायद कोई तसल्ली बख्श हल मिल जाए। हमाद ने मासूमियत से कहते हुए हाजिर को इशारा किया, जैसे कहना चाह रहा हूँ यार इस चरील से जान छुड़वा दे। सफ़ायर, मेरा ख्याल है हमाद ठीक कह रहा। जूं ही हाजिर को तरस आया, वो अपनी हंसी पर काबू पाते हुए दोनों की इस लड़ाई में कूद पड़ा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था तुम दोनों एक बार आराम से किसी पुरसुकून जगह पर बैठकर बात करो, शायद एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से सुन और समझ सकूं, और फिर शायद तुम हमाद के इस फैसले पर ज़्यादा अच्छे अंदाज में नज़रसानी कर सकूं। वो सफ़ायर की खुद पर अठठी गसीली नज़रों से घबरा कर फौरा बोला, मबादा। सफ़ायर बी के हाथ में पकड़ा फॉलड इसके सर पर पड़ने का भी इजाज़ हासिल ना कर ली। हाजिर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा हमाद के इस फैसले में तुम उसका पूरा साथ दे रहे हो। तुम्हारी बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन तुमसे शादी करने का फैसला सरासर उसका अपना, इसमें मेरा कोई रद्दअमल नहीं। वो फौरा हाथ उठाकर अपना दामन बचा गया। तुम्हारे गंदे दिमाग में ये बात आ भी कैसे सकती है। सफ़ायर वापस हमाद की तरफ पलटती हुई गुस्से से बोली, क्या तुमने ये सोचकर मेरे घर अपना प्रपोजल भेजा कि इतना वक्त हो गया सफ़ायर को जलील नहीं किया। चलो कुछ नया ट्राई करता हूँ, इस बार कुछ अनोखे अंदाज में एडवेंचर करता हूँ। लेकिन हमाद लटमी कलईरियू वन थंग, ये प्रपोजल भेजना और हमारा हर बात पर एक दूसरे से इख्तिलाफ रखना इस कम्प्लीटली डिफरेंट थंग। हम दोस्त हैं, लेकिन तुम 4 सालों बाद भी वहीं पर खड़े हो जहाँ से हमने इस दोस्ती का खूबसूरत सफ़र शुरू किया। तुम आज भी वहीं पर हो जहाँ हम दोनों एक दूसरे को नचा दिखाने के लिए बाज नहीं रहते थे। लेकिन फार गार्ड सीख हमाद, बस अब और नहीं, ये सब मजाक नहीं है। चंद महीनों बाद हम सब अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाले हैं, इसलिए मैं कतई नहीं चाहूँगी तुम्हारा इस बार का ये बेतका मजाक मेरी फैमिली की नज़र में मेरी इज्जत नफस को मजरू करे। सफ़ायर सख्त लहजा अपनाए काफ़ी संजीदा अल्फाज बोल गई थी। हो गई तुम्हारी बात, अब एक लफ्ज़ भी मज़ीद मत कहना। मैं तब से शराफत से सुन रहा हूँ, अब मेरी सुनो। वो यकदम हाथ उठा कर बोला, मैं तुम्हारी नज़र में जैसा भी हूँ, चाहे भला हूँ बुरा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं किसी को ये इख्तियार नहीं देता कि कोई तुम्हारे हवाले से रखने वाले मेरे एहसासात या मेरे जज्बात की इंसफ करे, हत्ता कि तुम्हें भी नहीं। वो शहादत की उंगली उठाकर संजीदगी से बोलते हुए सबको हैरान कर गया, जबकि सफ़ायर हैरत से मिना खोले इसे देखती जा रही थी। तुमने कहा मैं अब भी 4 साल पीछे खड़ा हूँ, जहाँ तुम्हें जलील करना मेरा पसंदीदा काम था। बट नाउ लेट मी क्लियर यू वन थिंग, तुमने शायद कभी ये सोचा ही नहीं कि हमाद तुमसे बेतकी लड़ाई क्यों लड़ता था। चलो आज मैं बताता हूँ। मैं तुमसे इसलिए लड़ता था क्योंकि तुम हाजिर की ज़ात पर वार करती थी, लेकिन फिर जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और तुम हमारे ग्रुप का हिस्सा बन गई, मैं इसके बाद भी तुमसे खार खाता रहा। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का डर था कि तुम हाजिर को तोड़ दोगी, इसे तकलीफ दोगी। लेकिन जिस रात फ़ोन पर तुमने मुझे हाजिर का अपना घर छोड़ने और होटल में मुस्तकिल तौर पर रुकने के बारे में बताया, मैंने तुम्हारी आवाज़ में हाजिर के लिए वाज़े परेशानी महसूस की थी, और फिर उसी लम्हे मुझे इस बात का यकीन होता चला गया कि तुम भी हाजिर के हवाले से मुझ से मुख्तलिफ एहसासात नहीं रखती। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ, इन चंद लम्हों में तुम्हारी ज़ात से मोहब्बत ने मेरे दिल पर दस्तक दे डाली। ये सब इतना अचानक हुआ कि मैं खुद काफ़ी वक्त तक अपने इन एहसासात को कोई नाम ना दे सका। हालांकि हाजिर भान पर गया था, फिर इसने मुझे वारन किया कि मैं तुमसे दूर रहूं, तुम पर फ़िलहाल कुछ भी वाज़े ना करूं। मैं महज तुम्हें डिस्टर्ब ना करने की खातिर तीसरे समसटर से अपनी फ़ैर फैलीनगज़ को पर रख कर उसी हंसी मजाक
मैं लग जाता कहीं मेरा बदला अंदाज तुम पर हकीकत आश्कार ना कर दे। लेकिन अफसोस पिछले गुज़रे 4 सालों में तुम मुझे समझ ना सकी, वो संजीदगी से कहता हुआ सफ़ायर को हैरान परेशान छोड़ कर क्लास से बाहर चला गया तो हाज़िक फौरा उसी के पीछे हो लिया। हमाद, तुमने ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट किया। वो दोनों इस वक्त कैफ़े में आमने सामने बैठे थे। मुझे नहीं लगता तुम खुद ठंडे दिमाग से सोचो, जब किसी ने तुम्हारे हवाले से इस बारे में कभी सोचा ना हो, फिर ऐसे में तुम प्रपोजल भेज दो तो मेरा ख्याल है उसका रिएक्शन भी ऐसा ही होगा जैसा सफ़ायर का था। हाज़िक का अंदाज रेसानीत लिए हुए था। लेकिन यार, वो मुझे इतना गलत समझती होगी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। अगर मुझे ज़रा सी भी भनक पड़ती, मैं कभी इसके घर प्रपोजल ना भेजाता, बल्कि डायरेक्ट इससे बात करता। लेकिन मैंने तो सिर्फ ये सोचकर इससे बात करने की बजाय मॉम डैड को भेज दिया कि मुझे कोई छछोड़ी हरकत करके इसे प्रपोज नहीं करना था। मैं इज़्ज़तदार तरीके से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था। लेकिन खैर, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, मैं उसका ख्याल जहन से निकालना बेहतर समझूंगा। वो सर झटकते हुए बोला, क्या तुम इतनी आसानी से दस्तबरदार हो सकते हो? हम शायद, क्योंकि वो मेरी मलकियत नहीं, वो अपना फैसला लेने में आज़ाद है। अब की बार हमाद चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए बोला, अगर तुम मुझे मेरी ज़िंदगी का किसी भी किस्म का फैसला लेने में आज़ाद समझते तो क्लास से ना आते, बल्कि वहाँ रुक कर मेरा जवाब सुनते। सफ़ायर ने जवाबी कार्रवाई की, क्योंकि वो हमाद की आखिरी बात सुन चुकी थी। हाज़िक, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम में मुलाकात होगी। वो टेबल से गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला। रुकू। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर हमाद को उठने से रोका। सफ़ायर, मेरा रास्ता छोड़ो, मैं मज़ीद कोई बहस नहीं चाहता। मैं बहस कर भी नहीं रही, बस तुमसे एक्सक्यूज़ करना चाहती हूँ। सफ़ायर इतना कहकर हमाद के आगे फैलाया अपना हाथ पर हटाते हुए बोली तो हमाद वापस कुर्सी पर बैठ गया। तुम दोनों बात करो, मैं एक फ़ोन कॉल करके आता हूँ। हाज़िक इन्हें अकेला छोड़कर कैफ़े से निकलकर बाहर गिरावनर में जा खड़ा हुआ, जहाँ बहुत से ऐसे तलबा जो इसे जानते थे सलाम दुआ करने लगे। हमाद, मैं सच कह रही हूँ, मेरे जहन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ सोच सकते हो। मुझे लगा ये मेरे साथ सिर्फ एक परिणक है, इससे ज़्यादा ऐसा कुछ मुमकिन नहीं। वो गहरा सांस लेते हुए अपनी तरफ की बात का आगाज़ कर चुकी थी। सफ़ायर, में हमारे रिलेशनशिप को बड़े फ़ैर तरीक़े से कायम करना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे कोई बात किए बग़ैर मॉम डैड को भेज दिया। ये सब मैं पहले नहीं समझ सकी, लेकिन अब जहन के कुछ बंद दरीचे खले तो हर अकस हर बात वाज़ा होने लगी। अब की बार उसका अंदाज मुतमईन था। देखो, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें बेजा तंग करता हूँ, फजूल बहस करता हूँ, तुम्हें चढ़ाता हूँ, लेकिन तुम ये भी देखो कि ये सब मैं हाज़िक के साथ भी करता हूँ, तो क्या तुम्हें इससे मेरी मोहब्बत पर कोई शक है? अंदाज सवालिया था जिस पर सफ़ायर ने दाएं बाएं नामी सर हिला दिया। तो बस फिर सारी बातों की एक बात, तुम मेरी अपनी ज़ात से मोहब्बत को कभी गलत मत समझना। वो गहरा सांस लेते हुए बोला तो सफ़ायर सर झुका गई। और हम अब अपना फ़ैसला सुना दो, किया तुम्हें मेरा प्रपोज़ल कबूल है? हमाद इसकी शर्माहट से महजूज होते हुए बोला, जब प्रपोज़ल मेरे घर भेजा था तो जवाब भी वही से मिले गा। सफ़ायर इतना कहकर मुस्कुराती हुई कैफ़े से बाहर निकल गई। साहिब, आपके लिए फ़ोन है। रात का खाना खाने के बाद वो लोग चाय पी रहे थे जब मुलाजिमा हाथ में कार्डलीस पकड़े हाल में दाखिल हुई। एक्सक्यूज़ मी, मिस्टर गिलानी हाज़िक से माजरत करते हुए फ़ोन मुलाजिमा के हाथ से लेकर कान को लगा गए। अस्सलामु अलैकुम जी, कहिए कौन? सलाम के बाद तारुफ लेना ज़रूरी जाना तो माउथ पेस से उभरने वाली आवाज़ सुनकर यकदम अजनबी का अंसर जागा। लेकिन फिर जब फ़ोन करने वाले ने फ़ोन करने का मकसद बयान किया तो चेहरे पर मुस्कुराहट सिमट आई। जी अनशा, अल्लाह ठीक है, कल आप हमारी तरफ चक्कर लगाएं, फिर इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू भी हो जाएगी। गिलानी मुसलसल मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि सामने बैठा हमाद टिकटिकी बांधा इन्हें देख रहा था। ओके, फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। डैड, किसका फ़ोन था? अभी फ़ोन दस्तक निकट हुआ ही था कि हमाद ने फ़ौरा सवाल किया। तुम्हारे ससुरालियों का, वो घोरी से नवाजते हुए बोले। ये तो मैं जानता हूँ, ये बताएं कहा किया इन्होंने? अब की बार दानत निकालते हुए बोला, कह रहे थे हमारी बेटी की मत मारी गई है, तुमसे शादी
करने की खामी भर कर वो जानते बूझते अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। गीलानी साहिब की बात पर हाजिर के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उमड़ आई। तो आपने कहना था का सालों से हम भी उसी कुल्हाड़ी के साथ गुजारा कर रहे हैं, अब बेफिक्र हो जाएं। अपनों से होने वाली बेइज्जत महसूस करना इसने सीखा ही नहीं था। तुम नहीं सदुर सकते, वो कह रहे थे। फिलहाल इस रिश्ते की अनाउंसमेंट करने के लिए हम बाकायदा कोई तकरीब रख लेते हैं। तो मैंने कह दिया आप कल हमारी तरफ आ जाएं, फिर फैसला कर लें। गे वो चाय का आखिरी घूंट भरते हुए बोले। डैड वैसे मेरी मानी तो डायरेक्ट निकाह रख ली, जब ये आखिरी सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा तो रुखसती करवा लेंगे, क्यों हाजिक? ठीक कहा ना मैंने? हमाद दोनों बाजू ऊपर चढ़ाते हुए जोश से बोला। हाँ आइडिया तो अच्छा, बाकी जो अनकल आंटी की मर्जी वो अचकाता है हुए बोला तो हमाद महज से घूरता रह गया। इस बेचारा ने तो तुम्हारी हमें ही मिलानी है, लेकिन तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, ये फैसला सरासर लड़की वालों का होगा। वो इसे डपट कर खामोश करवाते हुए हाजिर की तरफ मुतवज्जे हुए, जो सारा वक्त फारमल से अंदाज में बैठा रहा, क्योंकि आज से पहले वो जब भी यहाँ आया था लन तन सुनता था। आज जब सब कुछ इसके बरअक्स है तो हजम करना मुश्किल हो रहा था। कुछ सील भी हुए या नहीं, आज तकरीबा पूरी क्लास काफ़ी अरसे बाद अखटी गिरावनड में डेरा जमाए सर से सर जोड़े बैठी थी, क्योंकि ज़ेरे बहस मौजू इस हफ्ते के आखिर में होने वाला फैशन शो था, जिसमें आई कान ऑफ ADPCS 8 हाज़ कमर रज़ा बतौर शोस्टॉपर मनतहब हुआ था। यहीं बैठे तमाम नफूस का सिर्फ एक मोटिव था, हाजिर को मिले कोटा के पास सील करवाना, जो कि वो बखूबी अंजाम भी दे रहे थे। मैं जाऊं और खाली हाथ लूटूं, ऐसा नामुमकिन है। हमाद फर्जी कालर अठाते हुए बोला। आप महान हैं, वो हंसी दबाते हुए बोला तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा सब सुनो, मेरे पास 3 इनविटेशन कार्ड्स हैं, मैं सोच रहा हूँ जो फैमिली वाला वो सुबक्तगीन अनकल को दे दूँ, बाकी एक नूर और सिताइश आपी को, और जो एक बचता वो प्रोफेसर दराब को दे बाकी तुम सब अगर फंक्शन में आना चाहते हो तो अपनी जबी डली करो, पैसा निकालो और पास खरीदो। वो एक आंखा दुबाए हुए बोला। मेरा तो फरी हुआ, बाबा के साथ हैजा फैमिली जाऊंगी। सफ़ायर का अंदाज साफ हमाद को चुराने वाला था। हम तो मैं भी फरी हूँ, आफ्टर ऑल सुबक्तगीन साहिब का होने वाला होनहार दामाद, जो ठहरास और टेक्निकली वी आर हैप्पी फैमिली, वो कहाँ पीछे रहने वाला था, जबकि बाकी सब हमाद की हाजिर दिमागी पर दाग दिए बना ना रह सके। ज़रा ब्रेक पर पैर रखूँ, वो घूरते हुए बोली तो हमाद महज कंधे उचका गया। हम तो ज़रूर जाएंगे। यकदम कुछ लड़कों की आवाज़ गूंजी, जिन मी दाऊद और अली की आवाज़ वाज़ा थी, और हम भी। दूसरी तरफ सफ़ायर के साथ बैठी लड़कियां भी बोलीं। तो फिर देर किस बात की रखूं, दरमियान में अपने अपने पैसे और पास लेते जाओ, अगर फिर भी कुछ बच गए तो वो यूनिवर्सिटी के कुछ और तलबा को दे देंगे। सफ़ायर समझदारी से काम लेते हुए बोली तो बारी बारी सब ने पैसे रखने शुरू कर दिए। हाजिर ये इतने से बच गए हैं। सबको देने के बाद सफ़ायर 4 पास इसके सामने लहराते हुए बोली। हमाद को दिया? दाऊद ने सवाल किया। इसने लिया ही नहीं, वो कंधे उचटका कर बोली। मैं बता रहा हूँ, मैं फैमिली हूँ, मैं 1 रुपया नहीं दूँ गा। हमाद वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला। सफ़ायर हमें तुम पर तरस आता। दाऊद ने हंसते हुए बात लगाई। मुझे खुद भी, क्योंकि बिजनेसमैन साहिब इतने कंजूस हैं कि मुझे लगता मुस्तकबिल में मुझे भूखा मारने का इरादा है। वो नाक चढ़ाते हुए बोली। देखो अगर कभी मुस्तकबिल में अल्लाह ने रोखी सूखी से भी नवाजा तो सबर शकर कर लेना। अंदाज एकदम संजीदा था। हमाद इस बेचारी को डराओ तो नहीं, भला अभी अपनी उंगली में मौजूद नजर ना आने वाली अंगूठी उतारकर तुम्हारे मीना पर मार दे। समायरा ने इसे शर्म दिलानी चाहिए। मैंने उसी लिए पहनाई ही नहीं। इसका हिसाब मानू 100 बेशरम मरने के बाद एक हमाद पैदा होने के मुतरादिफ था। बड़े कंजूस हो। इस सारी कार्रवाई में ईमान ने पहली बार तबसरा किया। हमाद ऐसा नहीं है जितना वो सफ़ी दिल है, आप लोग अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, बस उसका तरीक़ा अलग, इसे जताना नहीं पसंद। और दूसरी बात, जब मैं मौजूद हूँ तो इसे पैसा देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमाद के बग़ैर मेरी ज़ात नामुकम्मल है। वो हमाद के बोलने से पहले बोल पड़ा। हाजिर कभी कभी तुम दोनों की दोस्ती पर रशक आता, अल्लाह ताला इसे बुरी नज़र से बचाए। दाऊद के कहने पर सब ने बे इख्तियार आमीन कहा।
अच्छा इन सब बातों को छोड़ो, ये 4 पास भी सील कर दूँ मी। तब तक प्रोफेसर दराब को कॉल करके पूछूं कि वो कहाँ तक है। इन्हें इनका कार्ड दे दूँ। फ़ोन पर नंबर डायल किए हाज़ कदरे। साइड पर हो गया ताकि बआसानी बात कर सके। लेटी रहो, अभी बीमारी से अठी हो। आनम जो कमरे में बिखरी चीज़ें उठने के लिए बिस्तर से उठने लगी थी, शीशे के सामने खड़े बालों में गिनती करते हुए दराब खान ने टोक दिया, पिछले 2 सालों से यही एक काम करती आ रही हूँ। वो संजीदगी से कहती हुई बिस्तर से उतर आई। तुम चाहे जो भी कहो लेकिन फ़िलहाल इन सब चीज़ों को छोड़ दो। ये सब मैं कर लूँगा, तुम बस आराम करो। वो इसके हाथ में पकड़ा टाउल लेते हुए इसे वापस बेड तक ले गए। खान मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ और सबसे बढ़कर आपके सामने हूँ। मुझे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मैं बहुत ढीठ हूँ। अगर कुछ होना ही होता तो तब होता जब मुझ पर क़यामत टूटी। अल्लाह उसी वक्त मेरी सांसें खींच लेता, लेकिन मुझे मेरी औलाद का दिख ना दिखाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अफसोस से कहती हुई बिस्तर के एक कोने पर टक गई। आनम मायूसी कफर है, तुम पुरुम्मीद रहो, इस बात पर यकीन रखो कि वो जहाँ होगी बिल्कुल महफूज होगी, बाकी हर बात जहन से निकाल दो। दराब खान इसके कमज़ोर हाथों को अपने हाथों में लिए हुए गोया हुआ, काश के ऐसा हो, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे सब्र नहीं आता। ना चाहते हुए भी इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। वक्त बहुत बड़ा मिरहम है, हर जख्म को भर देता, बस तुम हर दूसरी सोच को झटक कर अल्लाह से इसकी सलामती की दुआ मांगा करो। इसके घर देर है अंधेर नहीं। मामा दराब खान आनम की आंखों में समटी नमी को साफ करते हुए गोया हुआ, तभी तानीस दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल होते हुए ऊंची आवाज़ में चलाई, जी मामा की जान। वो अपना हाथ खान से छड़ाकर तानीस को बानहों में भरते हुए मोहब्बत से बोली और इसके सर पर बोसा देने लगी। आपको पता मैं कौन सी क्लास में हूँ? तानीस की बात पर आनम ने डरामाई अंदाज में दाएं बाएं नामी सर हिलाया तो वो हंसने लगी। मी 1 2 3 4 5 6 और 7। वो बारी बारी अपने दोनों हाथों की उंगलियों पर गिनती के नंबर गिनने लगी और फिर 7 पर आकर रुक गई। मैं इतनी वाली क्लास में हूँ। अब की बार तानीस एक हाथ की पांचों और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां आनम के सामने लहराते हुए फख्री अंदाज में बोली तो वो बेख्तियार इसे खुद से लगाकर प्यार करने लगी। अच्छा तो मेरी बेटी कुरान पाक का सबक कितना पढ़ चुकी है? वो इसके बालों को दरअसत करते हुए सवाल करने लगी। वो तो आपसे पढ़ना, वैसे भी आपने कहा था जब मैं बरी हो जाऊंगी आप मुझे तफसीर से पढ़ाएंगी। अब मैं बरी हो गई हूँ तो कल से पढ़ना शुरू करें। वो आंखें पटपटाते हुए बोली। तो आनम मुस्कुरा कर इसके गाल पर प्यार करने लगी। कल से क्यों, आज से शुरू करते हैं। वो अपना हाथ इसके सामने फैलाते हुए बोली, जिसे तानीस ने सर हिलाते हुए थाम लिया। दराब खान आनम को यूं कदरे मुतमईन देखकर कुछ हद तक खुद को पुरसुकून महसूस कर रहा था जब ही साइड टेबल पर रखा फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। अस्सलामु अलैकुम। स्क्रीन पर हाजिक का नाम जगमगाता हुआ देखकर वो मुस्कुराते हुए बोले, सर आप कहाँ हैं? मुझे मिलना आपसे। सलाम का जवाब देने के बाद फौरा से सवाल किया गया, यार आजकल मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ तो यूनिवर्सिटी आना मुश्किल है, अगर ज़्यादा ज़रूरी काम है तो घर आ जाओ। वो आनम और तानीस की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोले, एडरीज सीनेट कर दी, इंशाअल्लाह मैं कुछ वक्त तक मिलता हूँ आपसे। अंदाज ठहरा हुआ था। ओके मैं भेज देता हूँ। दराब खान काल डसक निकट करके इसे मैसेज सीनेट करके मुस्कुराते हुए वापस तानीस और आनम की तरफ मुतवज्जे हो गए। आओ बरखुरदार, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। दरवाज़े पर होने वाली घंटी की आवाज़ सुनकर दराब खान ने दरवाज़ा खोला तो तवक्को के एन मुताबिक सामने मुस्कुराते हुए हाजिक को पाया। अस्सलामु अलैकुम सर, कैसे हैं आप? कल भी यूनिवर्सिटी में आपको ढूंढता रहा, आप नज़र नहीं आए, सो आज मजबूरन यहाँ तक अप्रोच करना पड़ी। वो मुस्कुरा कर मुसाफिहा करते हुए गोया हुआ, बस कुछ पर्सनल वजूहात की वजह से गैरहाजिर था, लेकिन इंशाअल्लाह 1-2 दिन में रेगुलर हो जाऊंगा। वो सलाम का जवाब देते हुए हाजिक को ड्राइंग रूम तक ले गए। तुम कहो क्या काम था? मैंने आपको अपनी मॉडलिंग के बारे में बताया था, बस उसी के लिए बाकायदा इनविटेशन कार्ड देना था। हाजिक सेनेटरल टेबल पर खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया कार्ड रखते हुए बोला, मैं तुम्हारी इस कामयाबी पर बहुत खुश हूँ, बस कुछ मसरूफियत की वजह से बाकायदा मुबारकबाद नहीं दे सका, लेकिन इंशाअल्लाह मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा।
वो मुस्कुराते हुए कार्ड खोलते हुए बोले, सर प्लीज़ अपनी फैमिली को भी लाइएगा, मेरे लिए कुछ गन्ने चुने। लोग ही मेरे तारुफ या मेरी पहचान के मुतरादिफ हैं। पिछले गुज़रे वक्त में जिस तरह प्रोफेसर दराब ने यूनिवर्सिटी में हाजिर के लिए सटीनर लिया तो वो बेख्तियार इनके करीब होता चला गया, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा वो खुद इससे इंसियत महसूस करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनकी नूर के साथ हुई ज़ियादती का एहसास नदामत था। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो आज तक हाजिर को अपनी असलियत से आगाह ना कर सका कि जिसे वो इतना मुतबिर समझता वो असल में एक घनाउना माजी रखता जो अपनी औलाद को जानते बूझते जहन्नम की नज़र कर आया। हम क्यों नहीं, ये भी कोई कहने की बात है। वो रिसानियत से गोया हुए, ओके सर अब इजाज़त दी। ऐसे कैसे इजाज़त दूँ, आज पहली बार घर आए हो, कम अज़ कम चाय पै बगैर तो नहीं जाने दूंगा। तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ। अभी तक चाय बनी क्यों नहीं? वो इसे बैठने का इशारा करके घर के अंदरूनी हिस्से में गायब हो गया, जबकि हाजिर कमरे की नफासत से हुई आराइश व ज़ैबाइश देखने लगा कि अचानक से एक नरम वो आवाज़ इसे अपने कानों में पड़ती हुई महसूस हुई। इख्तियार वो अपनी जगह से उठकर इस आवाज़ की ताक में चलने लगा जो किलान में खलने वाली खिड़की से आ रही थी। सबसे पहले तारुफ हो जाए, आनम तानीस के सामने रखा। कुरान पाक खोलते हुए बोली तो वो सर हिलाकर इसकी मुतवज्जे हो गई। सूरा फातिहा ना सिर्फ कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब में सब से पहली सूरत है, बल्कि ये पहली वो सूरत है जो मुकम्मल तौर पर नाज़ल हुई। इससे पहले कोई सूरत पूरी नहीं नाज़ल हुई थी, बल्कि बाज़ सूरतों की कुछ आयतें आई थीं। इस सूरत को कुरान करीम के शुरू में रखने का मकसद बज़ाहिर ये है कि जो शख़्स कुरान करीम से हिदायत हासिल करना चाहता हो, इसे सबसे पहले अपने खालिक व मालिक की सिफ़ात का इतिराफ़ करते हुए इसका शक्र अदा करना चाहिए और एक हक़ के तलबगार की तरह उसी से हिदायत मांगनी चाहिए। चुनाचे इसमें बंदों को वो दुआ सिखाई गई है जो एक तालिब हक़ को अल्लाह से मांगनी चाहिए, यानी सीधे रास्ते की दुआ। इस तरह इस सूरत में सिरात मुस्तकीम या सीधे रास्ते की जो दुआ मांगी गई है, पूरा कुरान इसकी तशरीह है कि वो सीधा रास्ता किया है। अरबी के कायदे से रहमान के मना ही वो ज़ात जिसकी रहमत बहुत वसी एक्सटेंसिव हो, यानी इस रहमत का फ़ायदा सबको पहुंचता हो, और रहीम के मना ही वो ज़ात जिसकी रहमत बहुत ज़्यादा इंटेंसिव हो, यानी जिस पर हो, मुकम्मल तौर पर हो। अल्लाह ताला की रहमत दुनिया में सबको पहुंचती है, जिससे मोमन काफिर सब फैज़ियाब होकर रिज़्क़ पाता ही और दुनिया की निमतों से फ़ायदा उठाता ही। और आखिरत में अगरचे काफिरों पर रहमत नहीं होगी, लेकिन जिस किसी पर यानी मोमनों पर होगी, मुकम्मल होगी कि निमतों के साथ किसी तकलीफ़ का कोई शाबा नहीं होगा। रहमान और रहीम के मना में जो ये फ़र्क है, इसको ज़ाहिर करने के लिए रहमान का तर्जमा सब पर मेहरबान और रहीम का तर्जमा बहुत मेहरबान किया गया है। वो ठहरे हुए लहजे में बोलती जा रही थी। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस सूरत को मुख्तलिफ नाम दिए गए, उसी बात से इस खूबसूरत सूरत की फजीलत और शरफ की दलील मिलती है। हाज़िर मुसलसल मसमराइज हुए इसे सुनता जा रहा था, क्योंकि इसकी ज़बान से अदा होने वाले लफ्ज़ सीधा दिल में उतरने की वुसअत रखते थे। सूर फातिहा वाकई अजीब है, ये इंसान को मिट्टी से उठाकर अरश के नीचे ला खड़ा करती है। हमें अदम से वजूद में लाने वाला, पैदा करने वाला कौन? अल्लाह इंडर स्कोर अलहमदुल्ला। फिर हमें पालने वाला कौन? इंडर स्कोर रब आलमीन ने। दुनिया में हमें थामने और चलाने वाला कौन? इंडर स्कोर अल रहमान। आखिरत में हम किसके सहारे होंगे? इंडर स्कोर अल रहीम। हमें दुनिया से आखिरत मुंतकिल करने वाला और वह हमें इंसाफ देने वाला, इंडर स्कोर मयालिक यौम अल-दिन। जब हमारी पैदाइश से लेकर अगले जहन ले जाने वाला सिर्फ अल्लाह है, तो बस फिर हम उसी के बंदे, उसी के ग़ुलाम। इंडर स्कोर एक नया अबद। जब गुलामी इसकी इख्तियार की, तो अब मदद के लिए भी सिर्फ उसी के सामने झुकेंगे। इंडर स्कोर वया एक निस्त्यन। मांगो किया मांगते हो, या अल्लाह आपसे आप ही को मांगते हैं, वो रास्ता जो सीधा आप तक पहुंचा दे। इंडर स्कोर यदीनिया अलसवरयात अलमुस्तक़िम। और हमें इनाम याफ्ता अफराद में शामिल करा दे। इंडर स्कोर सिरात अल-ज़ीने इनाइमत अलैहिम। और हमें गुमराही और आपके गज़ब से बचा दे। इंडर स्कोर गयूर अलमग़ज़ूब अलैहिम वलिया अलज़ियालवीने। आमीन या रब अल-आलमीन। किया देख रहे हो, वो रवांगी से बोलती हुई आनम को हर चीज़ से बेपरवाह होकर सुन रहा था, जब दराब खान ने खिड़की के पास
खड़े हाजिब को मुखातब किया। आइम सॉरी, वो मी बस आवाज़ की ताक मी यहाँ तक आ गया। लहजा शर्मिंदगी लिए हुए था, जबकि दूसरी तरफ आनम अब बाकायदा एक आयत की तफसीर बयान करने लगी थी। अटस होके परेशान नहीं हूँ, कुरान की आयतों में इतना हुस्न है कि ये किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जे करने की वसअत रखती। वो मुस्कुराते हुए रिसानियत से बोले, आप जाएं, मैं कर लेता हूँ। दराब खान चाय बनाती मुलाजिमा से मुखातब हुआ, सर वैसा ये हैं कौन? आनम को सुनते हुए हाजिब के जहन में मुसलसल नूर का ख्याल चल रहा था। बरखुरदार, ये मेरी मससस हैं, मेरी बेटी की ख्वाहिश थी। तफसीर से कुरान पाक पढ़ना तो बस वही पढ़ा रही हैं। परूफीस दराब खान कप में कहवा अंडेलते हुए बोले, सर आप छोड़ी, मैं कर लेता हूँ। बहुत ही मुहज़्ज़ब अंदाज में हाजिब सेनेटरल टेबल के एक तरफ ज़मीन पर बैठकर अपने और प्रोफेसर दराब खान के लिए चाय बनाने लगा। सर एक चीज़ मांगना चाहता हूँ आपसे। अपने मतलब की बात करने के लिए उसने तमहीद बांधी। मांगना क्यों है, तुम ख्वाहिश जाहिर करो अपनी। अंदाज मुस्कुराहट लिए हुए था। सर आपकी मससस का वक्त चाहे जब वो अपनी बेटी को कुरान पाक पढ़ाएं तो मेरी छोटी बहन को भी पढ़ा दिया करेंगी। वो कप में चीनी डालकर चम्मच हिलाते हुए बोला, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मना करने वाली बात है, ये तो एक नेकअमल है, वो ज़रूर पढ़ा देंगी। लेकिन एक बात मुझे हैरान किन लगी, क्या तुम अपनी फैमिली के पास वापस चले गए? वो हाजिब के हाथ से चाय का कप पकड़ते हुए इस्तिफसार करने लगे। नहीं सर, ऐसा शायद अब मुमकिन नहीं कि मैं वहाँ पर वापस जाऊं। अंदाज थोड़ा संजीदा हुआ। तो फिर छोटी बहन, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है अपने घर में सबसे छोटे तुम ही थे। वो चाय का कप टेबल पर रखते हुए बाकायदा हाजिब की तरफ मुतवज्जे हुए। वो एक चुईली मैंने बेसहारा बच्चों और लोगों की मदद करने का फैसला किया, और ये काम मैं पिछले 2 सालों से करता भी आ रहा हूँ। बस उसी सिलसिले में मिलने वाली एक बच्ची को अपनी छोटी बहन कहा। हाजिब के चेहरे पर नूर का जिक्र करते हुए एक नरम तासुरा ठहरा। ये तो बहुत ज़बरदस्त और नेक फेल है, लेकिन एक शिकायत है, तुम हर बात मुझसे शेयर करते हो, फिर इस बारे में क्यों नहीं बताया? किया तुम अकेले अकेले नेकियों कमाना चाहते हो? वो मसनूई नाराज़गी लिए हुए बोले, बाखदा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, बस मुझे लगा अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो वो नेकी कर दरिया में डाल के मुतरादिफ होना चाहे, ना कि झंझूरा पीट पीट कर सबको बताऊं और यकीन जाने इस बारे मैं सिर्फ सफ़ायर की फैमिली और हमाद जानता है, बाकी सब बेखबर। वो अपना चाय का कप लिए सोफे पर जा टका। हाजिब, में जब जब तुम्हें देखता हूँ मेरे अंदर अपने किए गए गुनाहों का एहसास मजीद बढ़ने लगता। फिर बेख्तियार अल्लाह की ज़मीन पर माथा रगड़ रगड़ कर अल्तजाएं करता हूँ, सिर्फ एक मौका दे दे, मैं सब ठीक कर दूँ। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा। मुझे लगता मेरी सांसें तमाम हो जाएंगी, लेकिन वो पेनल्टी कभी मैसर नहीं आएगी। इतने सालों में आज पहली बार दराब खान ने अपनी ज़ात की कमज़ोरी बेख्तियार हाजिब के सामने जाहिर कर दी। सर, अगर आप जैसी शख्सियत भी अपने आप को गुनाहगार तस्वुर करती है तो फिर हम कहाँ के आलम में तो आपके नक्श कदम पर चलता हूँ। जैसे आप यूनिवर्सिटी में बेशुमार तलबा की खामोशी से मदद कर देते हैं, ऐसे ही मैं बेसहारा बच्चों की। फिर हम मुख्तलिफ तो ना हुए, तुम नहीं समझ सकोगे, लेकिन जब तुम मेरी ज़ात की असलियत देखोगे मुझसे नफ़रत करने पर मजबूर हो जाओगे। अब की बार वो मुस्कुराते हुए हाजिब को अजीब लगे, क्योंकि इनके अंदाज खुद के लिए हतक थी। शायद किसी के लिए आपका किरदार बद से बदतरीन हो, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा मुझे हिम्मत देने वालों में एक दराब खान भी है, जो मेरे तमाम सिया सफ़ेद का राजदान है। इसके लहजे में अपने उस्ताद मोहतरम के लिए एहतराम झलक रहा था। आई मसद से, तुम एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। किसी को भी अपनी बातों के जाल में फंसा कर इसे अपना गुरूयदा कर सकते हो। मैं इस सब से दूर ही रहना पसंद करूँगा, वरना मौलवी हजरात मुझ पर बेजा फतवे आयद कर देंगे। वो मुस्कुराते हुए ठंडी हो गई चाय का आखिरी घूंट भरते हुए नज़ाकत से बोला तो दराब खान भी मुस्कुरा दिए। वैसे सोचना ज़रूर। इनकी बात पर हाजिब सर तस्लीम खम कर गया। लोगों मुबारक हो, अल्लाह अल्लाह करके आपका निकाह होने जा रहा। नूर डाइनिंग टेबल पर शाम का खाना लगाते हुए शोख अंदाज में गोया हुई तो हमाद मुस्कुराने लगा। वैसे एक बात तो बताएं, ये निकाह के लिए आपने फोर्स किया? क्योंकि सुबक्तगी ननकल तो अभी सिर्फ मन्नी करने का इरादा रखता
थे। वो पानी का जुग टेबल पर रखकर अब की बार हमाद के मुखालिफ सिमत पड़े सोफे पर सिताइश के साथ जा बैठी। खुदा गवाह इसमें मेरा कोई अमल दखलाक नहीं, वो तो खुद इन्हों ने डैड से अपनी मर्जी से निकाह की तकरीब रखने का कहा, क्योंकि इसके बाद वो उम्रे पर जा रहा ही तो वो चाहते ही मंगनी की बजाय बाकायदा रिश्ता मबूजा सेमेंट डालकर मजबूत कर जाएं। वो दानत निकालते हुए बोला, क्योंकि आज दोपहर में ही सुबक्तगीन साहिब की गिलानी साहिब से मुलाकात हुई। उसी मुलाकात में इन्होंने 10 दिन बाद अपने होटल में निकाह की तकरीब रखने का फैसला किया था। बड़ा खुश रहता मेरा भाई इन बातों में। हाजिक इसे मजीद तंग कर रहा था, जबकि वो असर लिए बगैर सोफे से उठकर डाइनिंग टेबल पर जा बैठा। वैसे एक बात है, तुम दोनों की जोड़ी खूब सजेगी। इस सारा वक्त में सिताइश पहली मर्तबा बोली। सिताइश आपी, ये सब मेरी ही मरहूम मिन्नत है। वो बाकी सब को टेबल पर आने का इशारा करता हुआ बोला। लोगों कुछ तो ख्याल करो, रिस्क आगे रखकर झूठ। सफ़ायर आपी ज्यादा प्यारी ही। नूर अपनी पलट में सलाद निकालते हुए बोली। चल सफ़ायर की चमची ना हो तो। हमाद के अंदाज पर बेसाख्ता सबका कहा गौनजा। अच्छा नूर, ये सब छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। तुम्हारे लिए मैं ने कुरान क्लास का बंदोबस्त कर दिया। अब तुम बताओ कब से ज्वाइन करो बी। नूर जो के हमाद को जवाब देने लगी थी, हाजिर की बात सुनकर इस तरफ मुतवज्जे हो गई। आज सफ़ायर आपी की कॉल आई थी, बोल रही थी कुछ दिन इनके साथ मुझे और सिताइश आपी को बाजार जाना, तो इस सब फारिग होकर बाकायदा ज्वाइन कर लूँगी। कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें कल आंटी से मिलवा लाऊंगा। तुम इन से कुछ ज़रूरी मालूमात ले लेना। मेरा मतलब तफसीर की कौन सी किताबें लेनी हैं या हफ्ते में कितने दिन आना बाकी। फिर जब हमाद का निकाह हो जाए तो इसके बाद बाकायदा ज्वाइन कर लेना। वो रिसानियत से गोया हुआ तो नूर महस्सर हला गई। वो रात के 2 बजे लैपटॉप खोले ननद से बोझल आंखें लिए अपना काम ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि शो में सिर्फ 2 दिन बाकी बचे थे। तभी साइड टेबल पर रखा फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। वो खली और बंद होती आंखों के दरमियान स्क्रीन पर जगमगाता हुआ अजनबी नंबर देख रहा था, जो कि पाकिस्तान के किसी नेटवर्क से मेल नहीं खा रहा था। ना चाहते हुए भी इसका बटन दबाकर फ़ोन को लगा ली। अभी तक जाग रहे हो? जूनी माउथ पेस से नाजुक सी आवाज़ कानों में पड़ती सुनाई दी। यकदम इसकी आंखों में मौजूद नैनद उड़ गई। कौन? अब की बार हाजिक लैपटॉप साइड पर रखकर एक बार फिर स्क्रीन पर मौजूद नंबर देखने लगा, जो कि पहचान में नहीं आ रहा था। लेकिन इतना ज़रूर याद आ गया, का दफ़ा इस नंबर से रात के उसी का फ़ोन आया करता था।